हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं समूह 16 के तत्वों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग सल्फर के अपरूपों पर प्रश्न देखेंगे, ओजोन बनाने की विधियों पर प्रश्न देखेंगे और ओजोन के रासायनिक गुणों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, अपरूपता से आप क्या समझते हैं? सल्फर के अपरूपों के नाम लिखिए। तो अपरूपता को इसके पहले भी हम लोगों ने परिभाषित किया है, किसी पदार्थ के ऐसे भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुणों में पर्याप्त भिन्नता होती है, अपरूप कहलाते हैं और इस गुण को हम अपरूपता कहते हैं। सल्फर के अपरूपों की बात करें तो सल्फर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में पाया जाता है और दोनों रूपों में इसके अनेक अपरूप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर के क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में पहला है विषम लंबाक्ष सल्फर। इसको रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर भी कहते हैं। सामान्य ताप पर क्रिस्टल का सबसे स्थायी अपरूप अल्फा सल्फर होता है और इसको बनाने के लिए साधारण सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन बनाकर उसका धीरे धीरे वाष्पन करते हैं और इस प्रकार हमको अल्फा सल्फर के अष्टफलकीय क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.06 होता है और गलनांक 112.8 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्ण विलेय होता है। अगला अपरूप है एकंताक्ष सल्फर। इसको मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर भी कहा जाता है। इसको हम अल्फा सल्फर से प्राप्त करते हैं। यह 96.5 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही स्थायी होता है। इससे कम ताप पर यह स्वतः अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको बनाते भी हम अल्फा सल्फर से और यदि ताप को मेंटेन न किया जाए तो यह स्वतः अल्फा सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम अल्फा सल्फर को एक चीनी मिट्टी की प्याली में लेते हैं और उसमें उसको धीरे धीरे पिघलाने तक गर्म करते हैं। जब उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है तब उस पपड़ी में हम सुई से छिद्र कर देते हैं और प्याली को उल्टा कर देते हैं। तो प्याली को उल्टा करने से उसमें जो अतिरिक्त द्रव है वो बाहर निकल जाता है। अब प्याली को सीधा करके पपड़ी को हटाते हैं। जब हम पपड़ी को हटाते हैं तो प्याली की तली में हमें सुई के आकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो एकंताक्ष मोनोक्लिनिक सल्फर के क्रिस्टल होते हैं। इसका अपेक्षिक घनत्व 1.96 है और गलनांक 119.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार हमने क्रिस्टलीय अपरूप देखा। दो प्रकार के क्रिस्टलीय अपरूप हैं, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय अपरूप। तो सल्फर के अक्रिस्टलीय अपरूपों में हम सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिक या गामा सल्फर। इसको बनाने के लिए उबलते हुए सल्फर को हम ठंडे पानी में डालते हैं तो रबर के जैसा एक मुलायम पदार्थ प्राप्त होता है जो प्लास्टिक सल्फर कहते हैं, गामा सल्फर कहते हैं और यह कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय होता है। इसके पहले जो हमने क्रिस्टलीय अपरूप देखा है ये दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होते हैं लेकिन प्लास्टिक सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय है और इसका आपेक्षिक घनत्व 1.96 होता है, बिल्कुल बीटा सल्फर के समान। अगला है गंधक का दूध, मिल्क ऑफ सल्फर भी कहते हैं इसको, मिल्की सल्फर भी कहा जाता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो गंधक का दूध हमें प्राप्त होता है और इसका अपेक्षिक घनत्व 1.95 होता है। अगला है कोलाइडी सल्फर। कोलाइडी सल्फर को प्राप्त करने के लिए हम नाइट्रिक अम्ल में H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी सल्फर के हमको अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार सल्फर के अपरूपों पर आधारित यह प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ओजोन के बनाने की विधियों पर आधारित है। ओजोन बनाने का जो उपकरण होता है उसको ओजोनाइजर कहा जाता है और 3 प्रकार के ओजोनाइजर हमारे सिलेबस में है और तीनों अलग अलग प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला ओजोनाइजर। सीमेंट के ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए।
देखिए, जितने भी ओजोनाइजर हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया एक जैसी है। हम या तो शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं या फिर वायु लिया जाता है और उसमें शांत विद्युत विसर्जन किया जाता है। तो शांत विद्युत विसर्जन के प्रभाव से ऑक्सीजन का कुछ अंश ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। तो सीमेन का जो ओजोनाइजर है, इसमें कांच की दो समकेंद्रीय नलियां होती हैं जो एक सिरे पर बंद और दूसरे सिरे पर आपस में जुड़ी होती हैं। इन नलियों के बाहरी और भीतरी पृष्ठ के ऊपर टीन की पन्नी चढ़ी होती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। अब टीन की पन्नी को हम प्रेरण कुंडली के द्वारा जोड़ देते हैं और इन नलियों के मध्य कम दाब और ताप पर शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत विसर्जन के शांत विद्युत विसर्जन के प्रभाव से लगभग 10% ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पहला ओजोनाइजर रहा, सीमेन का ओजोनाइजर। इसी प्रकार जो अगला है ब्रॉडी का ओजोनाइजर है और सीधे सीधे प्रश्न आता है कि ब्रॉडी के ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए। ब्रॉडी का ओजोनाइजर एमपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं ब्रॉडी का ओजोनाइजर। इसमें यू आकार की एक नली होती है जिसकी एक भुजा चौड़ी और दूसरी भुजा पतली होती है। अब एक परख नली लेते हैं, उस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके और उसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इस परख नली को यू नली के चौड़े भाग से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। अब इस पूरे यू नली को हम एक ऐसे बीकर में लटका देते हैं जिसमें पहले से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है और इस बीकर में भी एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। अब ये जो यू नली के चौड़े भाग में जो परख नली और यू नली के बीच में जो वलयाकार स्थान हमें प्राप्त हो रहा है, उस वलयाकार स्थान से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस हम प्रवाहित करते हैं। इलेक्ट्रोडों को प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है। तो यहां शांत विद्युत विसर्जन के प्रभाव से ऑक्सीजन का लगभग 20% भाग ओजोन में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार हमको ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और अभिक्रिया वही है, शांत विद्युत विसर्जन के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होगी। अब जो तीसरा ओजोनाइजर है, वास्तव में वह ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि है और जो ओजोनाइजर प्रयुक्त होता है उसको हम कहते हैं सीमेन हालस्के का ओजोनाइजर। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, सीमेन हालस्के के ओजोनाइजर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यह ओजोनाइजर ढलवां लोहे का बना होता है और इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बीच वाला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर जल का प्रवाह होते रहता है और उसके बीच में कांच की नलियां लगी होती हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एल्यूमिनियम की छड़ें होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं, वो लगा दी जाती हैं। और चित्र में यहां पर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 2-2 के 6 से 8 सेट होते हैं जो बॉक्स के अंदर फिट रहते हैं। अब इस ढलवां लोहे के पात्र को हम अर्थिंग कर देते हैं, इसका संपर्क धरती से करा देते हैं और इलेक्ट्रोडों के मध्य लगभग 10,000 वोल्ट का विभव लगाया जाता है। अब नीचे वाले कंपार्टमेंट से हम शुष्क वायु प्रवाहित करते हैं। तो वायु इलेक्ट्रोड और कांच की नली के बीच जो वलयाकार स्थान है उसके अंदर से होकर के जाएगी। तो वहां पर विद्युत विसर्जन के प्रभाव से 10% जो ऑक्सीजन है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार हमें 10% ओजोनीकृत वायु प्राप्त होती है। तो ये 3 प्रश्न जो ओजोनाइजर पर आधारित हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें ब्रॉडी का ओजोनाइजर
अनेकों बार रिपीट हुआ है। वैसे तो सारे प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, लेकिन ब्रॉडिक ओजोनाइजर खासकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग ओजोन के रासायनिक गुणों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, ओजोन के ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है और यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं। ऑक्सीकारक गुण की जो अभिक्रियाएं हैं और अपचायक गुण की जो अभिक्रियाएं हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछी जा सकती हैं। तो ओजोन सरलता से विघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देता है और इस प्रकार ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जो भी नवजात ऑक्सीजन देते हैं प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और इस नवजात ऑक्सीजन के कारण यह कई अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, जब लेड सल्फाइड के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं तो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। इसी प्रकार जो पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, उसमें ओजोन मिलाने पर आयोडीन मुक्त होता है, तो पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले जो पोटेशियम आयोडाइड है वह नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है और आयोडीन मुक्त होती है। और उसके बाद ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है ये जल से क्रिया करके KOH बनाता है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में ट्वाइस KOH प्लस O2 और आयोडीन हमको प्राप्त होता है। अब ओजोन के अपचायक गुण। तो ओजोन ऑक्सीकारक होने के साथ साथ कुछ अभिक्रियाओं में दुर्बल अपचायक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है और ऐसी अभिक्रियाओं में इसका स्वयं भी अपचयन होता है। इसका मतलब ऑक्सीकरण किसी तीसरे स्थान पर होता है। चलिए अभिक्रिया से हम समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ओजोन H2O में अपचयित कर देता है। तो यहां जो क्रिया होती है इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन त्यागता है, तो इस प्रकार उसका अपचयन होता है। और हमें पता है कि ओजोन भी ऑक्सीजन त्यागता है, तो उसका भी अपचयन हो रहा है। अब दोनों जो नवजात ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो नवजात ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? O2। तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण किसी तीसरे स्थान पे हो रहा है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड जल में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम परऑक्साइड लेंगे तो सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो ओजोन के ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण के उदाहरण हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हमने सैद्धांतिक प्रश्न के रूप में देखा है, लेकिन आपसे परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। एक अभिक्रिया दी जाएगी कि यह ओजोन के किस गुण को प्रदर्शित करता है, अपचायक गुण को या ऑक्सीकारक गुण को। तो ये हमको उत्तर वहां देना होगा। तो हमने 2 ऑक्सीकारक गुण पर आधारित अभिक्रियाएं देखी और 2 अपचायक गुण पर आधारित अभिक्रियाएं देखी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम देखेंगे सल्फर के ऑक्सी अम्लों पर आधारित प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियों पर आधारित प्रश्न, ये अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।